हेलो एवरीवन, आज है 9 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत और पड़ोसी पाकिस्तान ने अभी हाल ही में काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में बाघों की सबसे ज्यादा मृत्यु दर्ज की गई मध्य प्रदेश में हाल ही में तीसरी बार भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आर के राम कुमार, जिन्हें संगीता कलानिधि सम्मान से सम्मानित किया गया, ये वॉयलेंस से संबंधित रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी देशों में शामिल हुए हैं बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया और लाइबेरिया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन स्थापित किया जाना है राजधानी दिल्ली में। पहली बुलेट ट्रेन जो शुरू होगी 2027 में अहमदाबाद से मुंबई के बीच। भारत का पहला स्लम फ्री मेगा सिटी सूरत बना है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कलई 2 परियोजना जो लोहित नदी पर रहेगी, इसे मंजूरी दे दी है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने मुश्किल माहौल में तैनात जो सैन्य कर्मी हैं, इन्हें पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेश सिस्टम लॉन्च किया है। स्वदेश यानी कि S फॉर सी, WA फॉर वाटर और DES का मतलब है डिसैलिनेशन सिस्टम। तो स्वदेश सिस्टम ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों के लिए। अब ये है क्या? तो DRDO ने ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम विकसित किया है, इसका पूरा नाम सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम है। ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे एवं समुद्री पानी पीने योग्य बनाने वाली एक पोर्टेबल और शक्तिशाली मशीन है। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ऐसे कोई दुर्गम क्षेत्रों में इनकी तैनाती है जहां खराब पानी है, तो खराब पानी को भी इस वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से शुद्ध किया जा सकेगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, ये समुद्री पानी को भी पीने योग्य बना सकता है। तो ये विकसित किया है रिसेंटली DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका फॉर्मेशन ईयर 1958, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। समीर कामत अध्यक्ष है। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। हाल ही में कहने का मतलब है, अब तो ये 2025 का करंट अफेयर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर मई के महीने में आंध्र प्रदेश के नगाई लंका में DRDO के नए टेस्टिंग रेंज की आधारशिला रखी थी, जिसकी लागत तकरीबन 1460 करोड़ थी। DRDO ने भारतीय वायु सेना के सुखोई MKI विमान से लंबी दूरी का जो ग्लाइडेड बम है गौरव, इसका सफल परीक्षण किया था। DRDO ने ही मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच को डिजाइन किया। और रुद्रम 2 मिसाइल जो DRDO ने सफल परीक्षण किया, जो कि हवा से सतह यानी कि एयर टू सरफेस वॉर करने वाली मिसाइल है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1969 है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है और वी नारायण वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे। अभी हाल ही में इसरो और नासा के बीच में समझौता किया गया है निसार प्रोजेक्ट को लेकर के। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर राडार को लेकर के। इंडियन आर्मी की यदि बात की जाए तो उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी के वर्तमान में प्रमुख हो जाएंगे। अभी 15 जनवरी आ रही है ना, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाएगा। IIT मद्रास ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप पर है। इसने भारत के बाहर अपना पहला कैंपस ओपन किया है, जंजीबार तंजानिया में। सवाल दूसरा है, जनवरी 2026 में जर्मनी के जो चांसलर हैं, ये पहली भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूंगी। जनवरी 2026 में जर्मनी के जो चांसलर हैं, इनकी पहली आधिकारिक रूप से भारतीय यात्रा होगी। तो इनका नाम हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जनवरी के महीने में 12 से 13 जनवरी को अहमदाबाद और बैंगलोर का दौरा करने जा रहे हैं। पहली यात्रा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रमुख एजेंडे की यदि बात की जाए तो व्यापार, निवेश यानी कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए या फिर इस एजेंडे पर बातचीत करने के लिए सम्मिलित होंगे। अभी आ जाए, विजिट करें, कुछ मीटिंग हो तो कुछ और आउटपुट्स इसके निकल करके सामने आएंगे। अभी जो रिपब्लिक डे आने वाला है
26 जनवरी को। तो 26 जनवरी में जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रही हैं, एक तो नाम आपको याद रखना है उर्सुला वॉन डेर लेयन का, जो कि है कौन, ये है यूरोपीय यूनियन की हेड, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम मार्क कार्नी हो जाएगा। सवाल तीसरा है, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका उर्मिला सत्यनारायण हो जाएगा। ये प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है उर्मिला सत्यनारायण, जिन्हें नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मद्रास म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के द्वारा। भरतनाट्यम जो कि भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति जो है ये तमिलनाडु से की गई थी। अब देखिए भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, इसे हम जीके के फॉर्मेट में रिलेट करेंगे। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरला का, सत्रिया हो जाएगा असम का। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका स्टैटिक में पूछा जाता है। विनोद कुमार शुक्ल जिन्हें 2025 का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, इनका रिसेंटली निधन हुआ। फिर साधु भद्रेश दास को 2025 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आर के राम कुमार को संगीता कला निधि सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। ये एडिशनल फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। और कुछ अन्य अवार्ड रहे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पर मैं स्टार लगाऊंगी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचलेट को, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर रिसेंटली जय शाह को यह अवार्ड मिला। फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को, विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर, बुकर पुरस्कार डेविड जेले है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पूछा जाता तब बानू मुस्ताक राइट आंसर होता। 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को, ये फैक्ट अभी जस्ट मैंने बताया। एबल प्राइज मशाकी कासीवारा, ये भी मैंने बता दिया। प्रिजर पुरस्कार लियो जियाकुन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को, और विज्ञान रत्न अवार्ड मरणोपरांत मिला है जयंत विष्णु नरलिकर को। सवाल चौथा है, किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? तो क्वेश्चन में मुझे यूनाइटेड नेशंस और ऐड करना होगा, ऐड करके पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगी। पीडीएफ आपको मिलते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल का, जिसमें 1,04,000 से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। एकमात्र मेरा वही ऑफिशियल पेज है, तो आप जरूर फॉलो करें। तो ये वाला जो साल है 2026 का, इसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोलॉजिस्ट घोषित किया गया है। अब ये किस पर्पस से घोषित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में चारागाह भूमि और पशुपालकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने ये डे घोषित किया। यूनाइटेड नेशंस जिसका फॉर्मेशन ईयर है 24 अक्टूबर 1945, न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस हेड हैं। इसकी 193 मेंबर कंट्री है, और 193rd नंबर का मेंबर कंट्री साउथ सुडान हो जाएगा। साउथ सुडान से मुझे कुछ याद आ रहा है, पिछले साल का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसमें कि साउथ सुडान सबसे लास्ट की मेंबर कंट्री थी। इसमें भारत को 130वें नंबर पर रखा गया था। अब हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कोई डे डिक्लेयर किया जाता है, क्या ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में? 100% बनता है। प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का पेपर उठा करके देख लें आप, इसमें ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। कौन सा वाला? ये वाला 2024 वाला पूछा गया था। यूनाइटेड नेशंस ने 2024 का वर्ष किस रूप में घोषित किया है? तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स के रूप में घोषित किया था। 2023 का वर्ष ये भारत के ही प्रस्ताव पर अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया। अब जो यूनाइटेड नेशंस है, इसने 2025 का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ये 3 को किया है। तो आपसे 4 ऑप्शन देकर के पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है। जिन्हें शामिल किया है, ये है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, अन्यथा नहीं लेंगे इसे।
मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि कुछ चैनल्स हैं जो डेली मेरे करंट अफेयर के वीडियोस को देखते हैं, इसमें से कुछ क्लिप्स निकालते हैं, इसके शॉर्ट्स बनाते हैं और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सबको ग्रोथ करने का अधिकार है, सभी आगे बढ़े, लेकिन इसमें कॉपी करने की नीड नहीं है। आप खुद का स्किल यूज करें, एटलीस्ट इसमें आप क्रेडिट दे सकते हैं हमारे चैनल को, नहीं दे सकते तो हम इस पर आपको कॉपीराइट भी लगा सकते हैं। किसी का चैनल खतरे में ना आए या किसी को लॉस ना हो, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रही थी या बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मेरी टीम के द्वारा भी सलाह दिया गया कि कुछ चैनल क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, कुछ क्लिप्स डालते हैं और इसके बाद बच्चों को धोखा हो जाता है कि ये कल्याणी मैम का ऑफिशियल चैनल है, उस चैनल को फॉलो करते हैं, उसके टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, बाद में वो टेलीग्राम में कुछ क्यूआर डाल करके पीडीएफ के लिए पैसे मांगे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एकमात्र मेरा ऑफिशियल चैनल यही है, एकमात्र मेरा टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता चुकी हूं और किसी चैनल को आपको फॉलो करने की नीड नहीं है। इन फ्यूचर यदि आपको इसके माध्यम से लॉस होता है तो आप हमारे चैनल को ब्लेम ना करें, इसलिए आपको मैं पहले से ही अवगत करा देती हूँ। सवाल नंबर 5वां है, कौन सा देश है जो कि व्यापारिक रूप से बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है? तो ये है अपना ही देश भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बायो बिटुमेन है क्या? देखिए, बायो बिटुमेन एक पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। एक तरह का आप कह सकते हैं कि पेट्रोलियम आधारित ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव आप इसे कह सकते हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं ना, जैसे कि वनस्पति तेल हो गया, पराली, पराली मतलब कि फसलों को जो अवशेष बच जाता है, शैवाल हो गया, लकड़ी का घटक, इससे बनाया जाता है, जिसका उपयोग जो है सड़क निर्माण और जलरोधी कामों में होता है, जिससे प्रदूषण कम होता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है जो कि घट जाती है, फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी कम होती है। तो इसका जो ये जो बायो बिटुमेन है, इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल एक तो डामर जो सड़कों पर इस्तेमाल होती है ना, इसमें किया जाता है सड़क निर्माण में। फिर ये वाटर प्रूफिंग में, छतों और अन्य संरचनाओं में जलरोधी परत के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो कहा यह जा रहा है कि भारत जो है ये व्यवसायिक रूप से यानी कि कमर्शियली बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया। उत्पादन कैसे किया जाएगा? तो इन सोर्सेस से किया जा सकता है जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। बात की जा रही है दुनिया के पहले देश की, तो हमने देखा है सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने स्टील और एल्यूमिनियम पर पहला कार्बन टैक्स सी बाम लागू किया, जो कि 6 जनवरी की क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया था। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। न्यूबॉर्न बेबीज और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा स्विट्जरलैंड ने विकसित करी। अफगानिस्तान में तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश रसिया। दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की चाइना ने। दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क चाइना ने। और ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए पहला एआई सैटेलाइट भी चाइना ने लॉन्च किया। सिलिकॉन मुक्त पहला कंप्यूटर अमेरिका ने। पहला ब्लैडर का सफल ट्रांसप्लांट अमेरिका ने। जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला पहला देश भारत। दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म भी भारत ने लॉन्च किया। दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल प्लांट का उद्घाटन डेनमार्क में किया गया। डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित पहला अमेज़न का क्षेत्र सूरीनाम बना। दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट इटली ने लॉन्च किया। कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन है। सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश वेनेजुएला। 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला पहला देश नाइजीरिया। एबॉर्शन को लीगल करने वाला पहला देश फ्रांस। और भारत के यूपीआई को स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया। सवाल 6वां है, सिद्धारमैया ये अभी हाल ही में किसके कार्यकाल को पूरा करते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? आप सभी को मालूम है कि कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। तो सिद्धारमैया जिन्होंने अभी हाल ही में देवराज उर्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है सबसे लंबे समय तक एज अ सीएम सर्विस देने के मामले में, इन्होंने अपने कुल कार्यकाल में लगभग 7 साल 8 महीने पूरे कर लिए हैं और इस मामले में देवराज उर्स को इन्होंने पीछे छोड़ा है।
कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है। बैंगलोर में देश की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस मैंने आप लोगों को बताई है। इसरो का हेडक्वार्टर यहाँ बताया है और ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके साथ ही अंशी, कुद्रेमुख, नागरहोल, बन्नरघट्टा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको कर्नाटका से ही रिलेट करेंगे। पीरियड लीव देने वाला ये देश का पहला राज्य है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही क्षेत्रों में और मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भी ये देश का पहला राज्य हो जाएगा। तो ये कर्नाटक के इतने सारे फैक्ट्स आपको रिलेट करके याद रखना है। सवाल नंबर 7वां है, पाकिस्तान ने में हाल ही में खोजे गए जो कुषाण कालीन सिक्के हैं, ये किसके शासक के हैं, किस शासक के हैं? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान में खोजे गए हैं वासुदेव के सिक्के, यानी कि वासुदेव जो कि कुषाण कालीन शासक रहे हैं, इनके सिक्के की खोज की गई है। रावलपिंडी के तक्षशिला के पास लगभग 2000 साल पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के यहाँ खोजे गए हैं। ये सिक्के अंतिम महान कुषाण शासकों में से जो एक थे, राजा वसुदेव के काल के हैं और ये खोज ईसा पूर्व के प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान इस क्षेत्र में जो प्राचीन पारंपरिक संबंध रहे, धार्मिक विविधताएं रही है और ऐतिहासिक महत्व को ये उजागर करती है। यहाँ से स्टैटिक जीके का फैक्ट रिलेट करेंगे। यहाँ पर कुषाण वंश की बात की जा रही है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कुषाण वंश का संस्थापक था कौन, तो ये था कुजुल कटफिसेस, जिसने कि भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला सवाल है, हाल ही में कौन है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है? किस देश का रेल सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बना? तो ये भारत का ही बना है, यानी कि इंडियन रेलवे बना है। लगभग 70,000 किलोमीटर का जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है अब बिजली से चलता है भारत में। नवंबर 2025 तक, यानी कि अब से 2 महीने पहले तक नेटवर्क का 99% से अधिक हिस्सा ये इलेक्ट्रिफाइड हो चुका था और भारतीय रेलवे ने नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया है। यदि बात की जाए इंडियन रेलवे की, तो अश्विनी वैष्णव वर्तमान में इंडियन रेलवे के मंत्री हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं, जबकि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक जो कुछ समय पहले ही बनाई गई, सोनाली मिश्रा बनाई गई। अब यहां से रेलवे के कुछ करंट अफेयर हम देखते हैं। 2 दिन पहले हमने देखा था कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलेगी। भारत की सबसे तेज ट्रेन बनी नमो भारत। केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी, जिसके तहत भूटान के 2 शहर गेलपू और साम से ये भारत के बर्निहाट और कोकराझार से कनेक्ट होने जा रहे हैं। रेलवे पटरियों के बीच में पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला पहला शहर वाराणसी बना। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया है इंडियन रेलवे ने, नाम है रुद्राक्ष। 4.5 किलोमीटर ये लंबी है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी आइजोल बनी, जो कि मिजोरम की है। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य यूटी बना है गुजरात। रिसेंटली बिहार में बख्तियार, राजगीर, तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिली। अब बिहार वाले स्टूडेंट जरा इसकी दूरी भी बता दीजिए, 102 किलोमीटर, 104, 106 या 108 किलोमीटर। एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, बताइए आंसर इसका। 9वें नंबर का सवाल है, किस स्थान पर राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये शुरू हो चुका है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, और आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला वर्ष 2026 में एक नए बड़े राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका नाम आपका हो जाएगा सरस मेला। तो 2026 में इसकी शुरुआत 8 जनवरी से हुई है और 18 जनवरी तक ये चलेगा। ग्रामीण आजीविका तथा महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के पर्पज से ये सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहां से फरीदाबाद में एक क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है। यदि आप रिलेट करें तो सूरज कुंड जो अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है, फरीदाबाद में हर साल आयोजित किया जाता है। अब देखिए, जनवरी में शुरू भी हो जाएगा और फरवरी तक चलेगा। लास्ट जनवरी से शुरू होगा। हिसार भी आपका हरियाणा में, पटना ये आपका बिहार की कैपिटल हो जाएगी। सवाल 10वां है, किस राज्य में कैलामारिया मिजोरमेंजिस नाम की नई रीड सांप की प्रजाति खोजी गई है? तो इसकी पुष्टि अभी हाल ही में मिजोरम में की गई है। तो मिजोरम में नए रीड स्नेक यानी कि सांप की प्रजाति खोजी गई, जिसका वैज्ञानिक नाम यहां पर हो जाएगा कैलामारिया मिजोरमेंसिस। और
इस बात की पुष्टि यानी कि इसका प्रकाशन, इस खोज का प्रकाशन अभी हाल ही में जोटेक्सा जो कि अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका है यहाँ पर की गई। इनके संरक्षण की स्थिति की बात की जाए तो IUCN में ये लीस्ट कंसर्न में शामिल किए गए। प्रमुख खोजों पर यदि नजर डालें तो राजस्थान के जैसलमेर में फाइटोसौर का जीवाश्म मिला जो कि 20 करोड़ वर्ष पुराना है। न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम तेलंगाना में खोजे गए। हेप्टाप्ल्यूरम अस्सामिकम की खोज असम में, ये प्लांट की प्रजाति थी, जबकि स्मिथोफिस लेप्टोफिसिएटिस सांप की प्रजाति भी मिजोरम में खोजी गई है। जोग्राफिटस मैथ्यू तितली की प्रजाति केरला में, मेढक की प्रजाति अमोलॉप्सिलोंग मेघालय में, बैंडेड रॉयल तितली की प्रजाति त्रिपुरा में, यूथालीना मलक्काना तितली की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में, गर्सिनिया कुसमे वृक्ष की प्रजाति असम में, लेप्टोब्रेकियम आर्टियम की खोज असम में, पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर तमिलनाडु में, दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय की खोज ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार फ्रांस में, और अमेज़न में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को नाम दिया गया है नदर्न ग्रीन एनाकोंडा। मैंने कल आपसे पूछा था भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच दूसरी बार कौन बने, जिसका आंसर था सजोड मरिजा ने। आज का सवाल आपके लिए है, देहरादून में स्थित जो भारतीय सैन्य अकादमी है इससे ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।